गैक्सी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्या छिपा रही है? क्या सच जानना चाहते हैं आप? क्या है आपकी चिंता? नहीं, मेरी चिंता नहीं, ना मैं सच जानना नहीं चाहता, बल्कि देश जानना चाहता है। देश सच ये जानना चाहता है कि क्या अप्रैल 19 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को नहीं कहा कि चीन बड़ी तादाद में अपनी फौजों को जमा कर रहा है? क्या 5 मई के दिन क्या मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि गालवान रिवर वैली में चीन की फौज हजारों की तादाद में घुस चुकी है? क्या मोदी सरकार को यह नहीं मालूम था कि 9 मई को नकुला पास सिक्किम में इंटरनेशनल बॉर्डर में 2.5 किलोमीटर के अंदर चीन घुस गया? क्या मोदी को नहीं मालूम था कि मई 17 और 18 को पोंग सांग्सू लेक में चीन घुस चुका है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि हर साल दिसंबर में आईटीबीपी की जिम्मेदारी होती है कि वो एमएचए डिफेंस के लोग बैठकर ये तय करते हैं कि आईटीबीपी कितने पेट्रोलिंग करेगा, आर्मी कितने पेट्रोलिंग करेगी? और क्या यह बात सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं? क्या यह बात सच नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं बताती कि हमारे आईटीबीपी के पास हर महीना वो पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस, कस्टम, मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस साथ मीटिंग लेती है? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे, और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। मैडम, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि 20 में से 17 के जिस्मों पर इतनी बुरी तरह के मार थे और 3 के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। 3 जवानों के गले काट दिए गए। एक हमारा कर्नल सुरेश बाबू के सर पर मारा गया। आज तक के सिस्टर चैनल पर एक सिपाही जिसका नाम राजस्थान का सुरेंद्र सिंह है, वो कह रहा है अपनी बाप को फोन करके कि अगर मेरे पास कृपान नहीं होता तो मुझे मार दिया जाता। कितने चीन के लोग आए? 2000। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। और आप तो बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बातें करते हैं। मैडम, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हम ये रोड बना रहे थे तो बीआरओ ने रोड बना रहे थे तो हमको मालूम था कि ये रोड काराकोरम पास से लेकर राइट जाता है तांगसेरूक तक। अब चीन पहाड़ों पर बैठा हुआ है। वो जब चाहे जब हमको सियाचिन ग्लेशियर पे जाने से रोकेगा, काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को खत्म करेगा, और जवाब ही नहीं है। हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर सरकार अगर बदला लेगी तो क्या चीन को सिक्किम की जमीन से, गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, पोंग सांग्सू लेक जो भारत का हिस्सा है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे? बताइए हमको। देश जानना चाहता है, मैं नहीं, देश सच जानना चाहता है, और उसके लिए जरूरी है कि व्हाइट पेपर को जारी करना पड़ेगा मोदी सरकार। सुधांशु जी, एक पॉइंटेड सवाल उन्होंने पूछा है हर मुद्दे पर, आपका जवाब। सुधांशु जी, देखिए, सर्वदलीय बैठक में भले ही ना बुलाया गया हो ओवैसी जी को, पर छलावा देने वाली तमाम खबरों के बारे में इनको बड़ी गजब की जानकारी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी इनको, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानकारी इनको, वहां सेना के पोस्ट पर कमांडर को शायद ना पता हो कितने लोग हैं, वो जानकारी इनको। और इतना ही नहीं, अभी देखिए अपने आखिरी सेंटेंस में क्या बोल गए कि वो हमसे ऊपर बैठा है। ये बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटिंग आर्मी पोस्ट कहां पे है? सियाचिन में। वर्ल्ड का टॉलेस्ट, जहां हम बैठे हैं। सबसे बड़ा हाईएस्ट एयर स्ट्रिप कहां है? दौलत बेग ओल्डी में, जो हमारे पास है, और आपको नजर आ रहा है वो ऊपर बैठा हुआ है। अभी अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी इंस्टीट्यूट ने आज ही रिपोर्ट में दिया है कि ऊंची पहाड़ियों पर भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत है। एयरफोर्स की स्थिति में भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत है, और इन फैक्ट के साथ दिया है। आपको सारी आईबी से लेके और आर्मी से लेके आर्मी इंटेलिजेंस तक सब जानकारी है, मगर जो दुनिया को जानकारी है कि सियाचिन सबसे ऊपर है जहां आर्मी है, दौलत बेग ओल्डी सबसे ऊपर है जहां एयरफोर्स है, वो आपको जानकारी नहीं। अब मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जो आपने बात कही व्हाइट पेपर की, बड़ी ही आपने सलीके से 2014 की बात कही। अरे हम तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं। आपको हमारी बात पे यकीन ना हो, वो आदतन है, फितरतन है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। अरे चीन तो ये कह रहा हम उसके इलाके में घुस गए, चीन ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया हम एग्रेसर है।
चलिए हमारी बात तो भरोसा नहीं, तो चीन की बात तो भरोसा कर लीजिए, आज जो नाटो का बयान है उस पर भरोसा कर लीजिए, मगर भरोसा किसी पर नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि जनता के भरोसे को तोड़ना ही एकमात्र फितरत है। बहुत बड़े बड़े शब्दों में आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी जी आप पर उन्होंने। सवाल यह है कि आज शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। आज लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष अचानक दौरे पर गए, वहां पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे जनाब सुधांशु साहब के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं, मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो साइचन, सुधांशु जी आप ज्योग्राफी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। चीन गालवान में बैठकर अब भारत की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर को रोकेंगे चीनी। और आप यह भी जान लीजिए कि काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को चीन खत्म कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि अप्रैल में आईबी ने रिपोर्ट दी और फिर मई 5 को, मई 9 को, मई 17 को ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है ओवैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीएम ने तो कहा था मारते मारते मरे। पीएम ने तो कहा था सर 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी मारते मारते मरे तो मर गए ना, कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। बदला लेने का बेहतरीन तरीका है कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है। जवाब तो दीजिए ना कि एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं। मैडम, हर साल दिसंबर में आईटीबीपी मीटिंग लेता है कि आईटीबीपी किस इलाके की पेट्रोलिंग करेगा।
अरे मैडम सुधांशु जी को बता दीजिए कि पूरे लद्दाख का हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वो मीटिंग करता है एक चीन के मेजर जनरल के साथ। ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है? बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, क्या जब पीएम ये कहते हैं कि मारते मारते मरे, हमारे पास कोई औपचारिक आंकड़ा है? ये जो आप लोग रोज आकर 43 लोग मारे गए 43 लोग मारे गए बता रहे हैं, क्या आपके पास इसकी पुष्टि है? क्या सेना इसकी पुष्टि कर रही है, सरकार कर रही है, कौन कर रहा है? अब मैं फिर बता, देखिए अभी ओवैसी जी ने वकील और सांसद होकर ये बोल दिया था कि आईबी रिपोर्ट टेबल पे होनी चाहिए। अगला वाक्य अपने पहले इस उद्बोधन में क्या बोला? भाड़ में जाए एग्रीमेंट। सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार के एग्रीमेंट भाड़ में जाए। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल सही बात है, हथियार लेके गए थे, एक गोली उधर से चली होती तो गोलियों की बौछार हो जाती है। क्योंकि एक भी गोली उधर से नहीं चली, इसलिए हाथापाई वाली फाइट हुई। खतरनाक इलाका था, बहुत से लोग फिसल के नीचे गिर गए और उसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। रही बात आपने कहा कि जो संख्या 43 की, तो ये इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है। यहां पर फिर मैं कहता हूं, इतने वरिष्ठ नेता होकर आपको यह नहीं पता क्या कि कोई भी सेना अपने यहां के मारे गए सैनिकों की आधिकारिक संख्या घोषित कर सकती है, दूसरे के यहां के मारे गए सैनिकों की आधिकारिक संख्या नहीं घोषित कर सकती, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड वो करते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कहा ना हमारी ना उनकी, उसने 43 कहा है। तीसरी बात, आपने कहा 3.5 किलोमीटर अंदर घुसा है चीन, तो मैंने फिर बोल रहा हूं, चीन कह रहा हम उसके अंदर चले गए और आप कह रहे हैं जी हम चले आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कहीं वो अंदर नहीं आए हैं, एलएसी में कोई चेंज नहीं है। चीन कह रहा भारत एक एग्रेसर है, यानी भारत अंदर चला आया है और उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन सुधांशु जी, चीन के विदेश मंत्रालय ने सर एक काउंटर क्वेश्चन है, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद आकर कहा ना कि गलवान घाटी हमारा है। अब आप बताइए किसका? साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया और भूटान और पाकिस्तान। अब बताइए दो के अलावा तीसरा उसके साथ नहीं खड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है। और एक और बात कह देना चाहता हूं, चाइना सर फिर भी वो ऐसी हिमाकत कर रहा है ना सुधांशु जी, सिर्फ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ पाकिस्तान, ये आप रोज कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन हिमाकत कर रहा है ना ऐसी। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, चाइना का एक बड़ा थिंक टैंक है, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो चाइना के स्टेट डिपार्टमेंट से एफिलिएट है, और ये राइटर में खबर छपी। उसने बताया है कि क्योंकि मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं सोर्स के साथ बोल रहा हूं, उसमें उसने कहा है कि उस थिंक टैंक ने चीन से कहा है कि चीन अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है और यह 1989 के तियाननमेन स्क्वायर के बाद से ज्यादा बुरा होगा। और उसने यह भी कहा है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से टकराव हो सकता है, वहां पर सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए। अब वो किस कारण से यहां कर रहा है, इतने बुरे कूटनीतिक दौर में, जब वो कह रहा सबसे बुरे दौर में है, अब वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है या ताइवान से बचने के लिए कर रहा है? श्रेय आप ले रहे हैं क्या सुधांशु जी? ये आपकी सरकार ने कर दिया क्या चीन के साथ? ये सबका श्रेय ले रहे हैं क्या आप, ये सब जो बता रहे हैं? हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं ना, जब लड़ाई होती है हाँ, तो युद्ध के मैदान में भी होती है और कूटनीति के मैदान में होती है। ठीक है, ओवैसी साहब, मैदान में फैसला बाकी है, कूटनीति के मैदान में तस्वीर साफ दिख रही है। ओवैसी साहब, उन्होंने आपकी हर बात का जवाब दिया। वो तो बता रहे हैं कि चीन वैसे ही कमजोर है, अलग थलग पड़ा हुआ है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ पाकिस्तान, और आप सरकार को ही परेशान कर रहे हैं। मैडम मुझे इतना अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि सुधांशु जी ये जवाब देकर अपनी पार्टी को बुरी तरह एक्सपोज करके देश को ये पैगाम दे रहे हैं कि चीन भारत की सरजमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। कितनी बड़ी झूठ बीजेपी आज कह रही है देश के सामने। क्या चीन ने कब्जा नहीं किया हमारी जमीन पर? बता दीजिए सुधांशु जी। क्या सिक्किम में, गालवान में, पोंगसोंग सुलू लेक में? सर मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो सब्र करिए प्लीज। क्या चीन कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पर? आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए, तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गालवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं।
यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा, गालवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए नहीं कराए। अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा या ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? क्या आज तक के चैनल पर वो सिपाही जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, अपने पिताजी को फोन करके कहता है कि 2000 लोग आकर हमला किए हम पर, कीले नेल्स लगे हुए लकड़ी के ऊपर, 3 हमारे सिपाहियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या चीन की जमीन पर थे? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने ना सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। याद रखिए सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार देश की जमीन से बड़ी नहीं है। आप सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और आप बार बार जो आईबी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे सर, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं। बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए, क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हम। फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट का इमेज आया कि गालवान पोंगसोंगसू लेक पर चीन डैम बना रहा है, और आप यहां पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सुधांशु जी, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जबान नहीं, आपकी जबान जरूर है, मगर आप अपनी सरकार की इस गलत पॉलिसी को, जो देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे सिपाही मारे गए और हमारी जमीन को हिफाजत नहीं कर सके, आप हमारे देश के तमाम लोगों पर धूल झोंक रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे। बताइए, आप डिफेंस मिनिस्टर के करीबी साथी हैं कि हर साल दिसंबर में डिफेंस मिनिस्टर, एमएचए, आईटीबीपी बैठकर साल भर की पेट्रोलिंग नहीं तय करता? क्या हमारे एनटीआरओ के पास ड्रोन्स नहीं है, सैटेलाइट के इमेजेस हैं? किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया? याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? सुधांशु जी, आपने चलिए अच्छी बात कह दी। आखिर में आपने ये कह दिया कि दिमाग होना पड़ेगा, तो दिमाग जो होने की बात कही जाती है, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता समझौता भाड़ में जाए। अब मैं इस बिंदु के ऊपर आता हूं जो आपने कहा। पहला प्रश्न आपने कहा, क्या हमारे इलाके में चीन है? हाँ है, 1962 से है, 58 साल से उसका कब्जा है। दूसरा, आपने कहा कि वो लोग अगर आगे नहीं आए तो वो किस इलाके में वहां लड़ाई हुई। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच के समझौते के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों लोग 2-2 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो अपने बेस पे, हम अपने बेस पे। जैसे ही वो आगे बढ़े हम भी आगे बढ़े। जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले एक जवाब मेरा भी दीजिए आप सुधांशु जी। जिस 1996 की संधि का आर्टिकल 6 का आप जिक्र करते हैं, देखिए अभी भी चीन ने कई मोर्चों पर, अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा की है। सरहद बहुत लंबी है जो हम उसके साथ शेयर करते हैं। ये संधि और ये आर्टिकल रद्द करने के लिए आपने कोई कदम उठाया है या नहीं? क्योंकि अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसी कोई भी हादसे के सामने फिर यही बात दोहराई जाएगी कि 1996 आर्टिकल 6 और ये हुआ। देखिए, जब कोई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि 15-16 के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति, निश्चित रूप से यदि इसका समाधान नहीं निकलता है और चीन ज्यादा टकराव की स्थिति लाता है, तो फिर आर्टिकल्स के बारे में भी विचार होगा। बिल्कुल, जैसे याद करिए 1948-49 का जो वो था कि जनमत संग्रह कराएंगे, 72 के शिमला समझौते के बाद बात खत्म हो गई। 99 में हमने जब लाहौर डिक्लेरेशन का खत्म, उसकी बात खत्म, तो हम वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। मगर अंजना जी, ये तो बताइए ना, जब सेना कह रही थी कि समझौते में ये लाइन होनी चाहिए, जो विदेश मंत्रालय ने हटाई, वो लोग आज खड़े होकर हमसे सवाल पूछते हैं। और तो और आज हमसे ओवैसी साहब कह रहे हैं 1958 में हमारे इलाके में 300 किलोमीटर सड़क बनाई, 300 किलोमीटर, और उसके बाद अप्रैल 1960 में चाउ इनलाई को बुला के सम्मानित किया, और वो कह के ये गया कि हम नहीं मानते अक्साई चीन हमारा है। और ये नेहरू जी ने अप्रैल 1960 में राज्यसभा में बयान दिया कि वो नहीं मानता है, और वो कह रहा है। उसके बाद दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत की। गजब की आर्थिक नीति थी। चाउ इनलाई भी हमारे थे और दलाई लामा भी हमारे।
ओवैसी और वो साहब- लोग आज खड़े होकर हमसे पूछ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना, या 2014 के पहले भी की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? ओवैसी मैडम, साहब। देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए।